चेतन मन और उसका सुनियोजन। ऑडियो फाइल। साहित्य के बाद संगीत और कला का नंबर आता है। इस क्षेत्र पर भी असुरता की काली छाया और भी 2 कदम आगे बढ़ गई है। अब आत्मा को उद्बोधन करने वाले, जीवन तत्व का स्वरूप और प्रयोजन समझने वाले, श्रद्धा और करुणा जगाने वाले, त्याग और बलिदान की प्रेरणा देने वाले गीत आपको बहुत ढूंढने पर भी कहीं पढ़ने सुनने को ना मिलेंगे। उस स्तर की कविताओं की पुस्तकें मुश्किल से ही कहीं दिखाई पड़ती। लगता है कि कविता क्षेत्र से इन तत्वों को अनावश्यक समझकर बहिष्कृत कर दिया गया। कवि अब ऐसा कुछ लिखने का कष्ट नहीं उठाना चाहते। अब प्रेयसी ही एकमात्र आराध्य है। नयन बाणों से घायल, पायलों की झनकार पर मुग्ध, अधरामृत पाने को व्याकुल, विरह वियोगी, रूपसी के बिना बेचैन, हाला मधुशाला में उन्मत्त कवियों की रचनाएं ही अधिकांश पढ़ने को मिलेंगी। बिकती भी वही है, प्रसिद्धि भी उन्हीं से होती है, पैसा भी उन्हीं से मिलता है। फिर उनके भले बुरे प्रयास परिणाम का विचार कौन करे। बहती गंगा में हाथ पकारने से जब कोई नहीं चुक रहा है तो कभी ही क्यों चुके। संगीत का नेतृत्व अब फिल्मी गाने कर रहे हैं। उन्हीं के रिकॉर्ड लाउड स्पीकरों पर बजते हैं। सिलोन रेडियो से लेकर दिल्ली रेडियो तक पर उन्हीं की भरमार रहती है। सिनेमा देखकर आने वाले लोग रूपवती कोकिल कंठ नर्तकियों के मुख से निकले हुए इन गायनों की ध्वनि को दोहराते हुए उसी मादक नशे में झूमते देखे जाते हैं जिसे वे पर्दे पर देख सुनकर आए थे। व्यक्तिगत गुनगुनाने में, मिल बैठकर गाने में, संगीत सम्मेलन में, उत्सव आयोजनों में अब फिल्मी गीत, फिल्मी ध्वनि, फिल्मी भावनाओं का ही बाहुल्य मिलेगा। तर्ज निकालने वाले, ध्वनि बजाने वाले, गीत गाने वाले, संगीत सिखाने वाले धीरे धीरे फिल्मी वर्चस्व के आगे नतमस्तक होते और आत्मसमर्पण करते चले जा रहे हैं। कुछ दिन में लगता है कि फिल्म गीतों के अतिरिक्त संगीत क्षेत्र में और कुछ शेष ही नहीं रहने वाला है। इन गीतों में किन भावनाओं को भड़काया जाता है और क्या बनने, क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इसे पूछने की जरूरत नहीं है। उन्हें सुनने वाला सहज ही यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि आज का गायन, वाद्य, संगीत, अभिनय जनमानस को कहाँ से कहाँ घसीट कर लिए जा रहा है। सिनेमा इस युग का चमत्कार है। उसने मनोरंजन के अन्य सारे साधनों को पैरों तले कुचल कर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया है। किसी जमाने में नट, बाजीगर, कठपुतली, रीछ, बंदर, सांप आदि के माध्यमों से लोक रंजन की आवश्यकताएं पूरी होती थी। नाटक, प्रहसन, अभिनय, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अन्य कई तरीके चलते थे। रसिया, कजली, लोकगीत जीवित थे। रामलीला, रासलीला आदि में लोक रुचि मौजूद थी। अब वह धीरे धीरे मरणासन स्थिति को पहुंचता चला जा रहा है। अब लोक रंजन का बहुत कुछ काम सिनेमा करता है। जब जिसे मनोरंजन की इच्छा होती है, सीधा सिनेमा पहुंचता है। लाखों लोग उसमें प्रतिदिन फिल्में देखते हैं। इस उद्योग में अरबों खरबों रुपए की पूंजी लगी है। कलाकार, प्रतिभाशाली, चतुर, बुद्धिमान सभी उस क्षेत्र में घुसते धंसते चले जा रहे हैं। यह कहने सुनने की बात नहीं कि शताब्दी में सिनेमा ने हमें क्या दिया है, वहाँ क्या सुनाया, दिखाया, समझाया, बताया जाता है। इसे कोई भी व्यक्ति कुछ दिन सिनेमा देखकर स्वयं अनुभव कर सकता है। नीति और सदाचार सिखाने वाली, उत्कृष्टता और आदर्शवादिता का समर्थन करने वाली फिल्में जब कभी ही देखने सुनने में आती हैं, अधिकांश में तो वही भरा रहता है जो मनुष्य को नीचे गिरने की प्रेरणा अति प्रभावशाली ढंग से दे सके। फिल्म उद्योग में लगी हुई विशाल जनशक्ति, धनशक्ति, कला शक्ति यदि लोक रंजन के साथ लोक मंगल को भी जोड़कर रख सकी होती तो वह जनजीवन को ऊंचा उठाने में महान योगदान कर सकती थी। पर जबकि उसका दुरुपयोग करने की ठान ली गई तो विनाश और पतन के अतिरिक्त और क्या मिलेगा। नई पीढ़ी का भावनात्मक प्रशिक्षण आज वस्तुतः सिनेमा ही कर रहा है और उसने जैसा चाहा वैसा ही समाज को स्वरूप बनाता ढलता चला जा रहा है। कला के अंतर्गत और भी कई प्रक्रियाएं आती हैं, उनमें चित्रकला भी एक है। तस्वीर बनाने वाले,
छापने वाले, बेचने वाले भी अपनी रीति नीति दूसरे कलाबाजों की तरह अपनाने में पीछे नहीं कर रहे। तरुण नारी के लज्जा अवयवों को उधारने, उनकी भाव भंगिमा में वेश्यावृत्ति संजोने के गर्हित प्रयोजन पर अब चित्रकला भी केंद्रित होती चली जाती है। नटनियों, वेश्याओं और नर्तकियों के चित्र इतनी बड़ी संख्या में छपते बिकते हैं मानो इस युग की सारी श्रद्धा उन्हीं के चरणों में लौट रही हो। घर घर में ऐसे ही कैलेंडर टंगे हैं, तस्वीरों की दुकानें उन्हीं से पटी पड़ी हैं। चित्रकारों, मुद्रकों, प्रकाशकों और विक्रेताओं का समूह इसी आधार पर संपन्न बनता चला जा रहा है। किसी को इस बात की चिंता नहीं कि कामुकता और अश्लीलता की दुष्प्रवृत्तियां इन चित्रों के माध्यम से भड़का देने के उपरांत उसका जन साधारण में शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समाज में कितनी अवांछनीय गतिविधियां उत्पन्न होंगी। कहते लज्जा आती है कि देवी देवताओं के चित्रों में जहां श्रद्धा उत्पन्न करने वाली भाव भंगिमा रखी जानी चाहिए थी, यहाँ आज का चित्र व्यवसाय उनमें भी कुत्साएं ही भरने का दुस्साहस कर रहा है। संगीत, साहित्य, कला, इन तीनों माध्यमों को सरस्वती कहा गया है। सरस्वती बुद्धि की देवी हैं। बुद्धि ही मनुष्य की शक्ति है। शक्ति की अधिपति बुद्धि, बुद्धि की प्रेरणादात्री सरस्वती है। उसके त्रिविध माध्यमों से यदि गर्हित प्रयोजन के लिए जोत दिया जाए तो उसका परिणाम सर्वनाश ही हो सकता है। सो धीरे धीरे सरकता हुआ निकट से ही आता चला जा रहा है। लोकमानस को प्रभावित करने वाले उपरोक्त माध्यमों को यदि इसी प्रकार कुमार्गामी दुष्प्रवृत्ति पोषक बना रहने दिया गया, उन्हें रोका, सुधारा, संभाला ना गया तो हमारा भविष्य सर्वस्व अंधकारमय है। इस तथ्य को हमें समझ ही लेना चाहिए और यदि लोक मंगल की वस्तुतः आकांक्षा हो तो लोकमानस को विकृत करने वाली इन दुष्प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना ही चाहिए, जिसने कि माता सरस्वती को व्यभिचारिणी वेश्या के स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। विचार चेतना के महत्व को समझें। शक्ति की साधारणतः व्याख्या प्रकृति पदार्थों की हलचलों के रूप में की जाती है। समझा जाता है कि पदार्थों के अंतराल में काम करने वाली हलचलें ही इस दृश्य जगत की अगणित विधियों का सूत्र संचालन करती। मनुष्य के द्वारा भी जो कृत्य होते हैं वे उसकी शारीरिक गतिविधियों द्वारा संपन्न होते प्रतीत होते हैं। यह विज्ञान मान्यता आंशिक रूप से ही सही है। इसमें इतना और जुड़ना चाहिए कि मानवीय चेतना की विचार क्षमता भी एक शक्ति है। वह न केवल शारीरिक हलचलों को जन्म देती है, वर्ण, व्यक्ति, पदार्थ एवं वातावरण पर भी अपना प्रभाव डालती है और उन्हें बदलने तक में अपनी आश्चर्यजनक भूमिका संपन्न करती है। अब विचारों को भी विद्युत के समतुल्य ही प्रभावोत्पादक माना जाने लगा है। कभी उन्हें चिंतन क्षेत्र में घुमड़ती रहने और मस्तिष्क भर को कुछ काम देने वाली एक विशेषता भर समझा जाता था। विचार निर्माण में मनुष्य स्वतंत्र है, किंतु उन्हें अपने ही कैद खाने में मस्तिष्कीय पिटारी में जकड़े रहना उसके लिए संभव नहीं। दूसरों के बारे में हमारे विचार भाव शीघ्र ही उन तक गुप्त रूप में पहुंच जाते हैं। इनमें भी सज्जनोचित भाव तो पिछड़ जाते हैं, किंतु दुर्भावनायुक्त विचार अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से पहुंचकर अपना भेद उसे बता देते हैं। परिणाम स्वरूप अविज्ञात रूप से दूसरों के मन में अपने प्रति भी मनोमालिन्य के बीज अंकुरित होने लगते हैं। यही कारण है कि मित्र भावना के अभ्यासी विचारशील सज्जन व्यक्ति अपना स्वभाव ही कुछ इस प्रकार का बना लेते हैं, अपरिचितों को भी वह प्रिय लगने लगते हैं। नाम मात्र के व्यवहार से ही मित्रता के निष्कर्ष निकलने लगते हैं। इसके विपरीत कलुषित विचारों वाले व्यक्ति आगंतुकों से चाहे कितने कुशलतापूर्वक मिलें, उनका संकालु हृदय प्रकट हो ही जाता है। प्रयत्न न करने पर भी नव्य परिचित व्यक्ति पहले उदासीन तत्पश्चात शत्रु बन जाता है। यह सारा खेल अपने विचारों के कारण ही शक्य होता है। रूस के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एनारे बीन ने अपने अनुसंधान निष्कर्ष में बताया है कि मनुष्य के विचार एवं भाव तरंगों के अनुरूप मस्तिष्क से दो प्रकार के रस स्रावित होते हैं, जिनकी प्रमुख भूमिका व्यक्तित्व विकास के निर्धारण में होती है।
यह रस शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रियाओं को उत्तेजित कर व्यक्ति को सुख दुख, शांति अशांति, आशा निराशा, प्रफुल्लता उद्विग्नता प्रदान करने तथा उन्नति अथवा अवनति की ओर धकेलते हैं। इन रसों का निर्माण पूर्णतः अच्छे या बुरे विचारों और भावनाओं पर निर्भर करता है। इससे स्पष्ट है कि विचारणा एवं भावना के प्रचंड प्रवाह के अनुसार ही मनुष्य के व्यवहार एवं उसकी आदतों का निर्माण होता है। मूर्धन्य मनोवैज्ञानिक जे.बी. राइन ने विचार की शक्ति की परख विभिन्न प्रयोग परीक्षणों की श्रृंखलाओं के आधार पर करने में सफलता पाई। उन्होंने विशेष प्रयोगों द्वारा केंद्रित विचारों के प्रभाव प्रदर्शित करके सिद्ध कर दिया है कि प्रयोगकर्ता के विचार निर्जीव सजीव सभी पर अपनी छाप छोड़ते हैं। इन प्रभावों की प्रगाढ़ता एवं सत्यता की परख वैज्ञानिक विधियों द्वारा बारंबार हुई है। प्राचीन ज्ञान में विचार करने का स्वभाव बिजली के अनुरूप कहा गया है, जिसका गहन अध्ययन अभी भी भौतिकी एवं आत्मिकी के क्षेत्र में होना है। विश्व के अनेक वैज्ञानिक परामनोवैज्ञानिक इस क्षेत्र में अनुसंधानरत हैं। विचारों के विद्युत प्रवाह दूरस्थ व्यक्ति को उसी प्रकार से प्रभावित करते हैं जैसा कि चाहा जाता है। जब मानव विचार एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक भेजे जाते हैं तो उसे टेलोपैथी कहते हैं। जीवन की अनंत शक्तियों पर पूर्ण विश्वास करने वाला सफल मनोचिकित्सक इस विधि द्वारा रोगी पर अपने विचार आरोपित करता है। यदि दोनों के विचारों का तारतम्य ठीक बैठ जाता है तो रोगी भी उन्हीं विचारों में डूब जाता है जिनमें मनोचिकित्सक का विश्वास होता है। ऐसी स्थिति में रोगी चेतन अथवा अचेतन मन से उन्हीं अनंत शक्तियों पर अपना विश्वास जमाकर लाभान्वित होता है। परामनोविज्ञानियों का कहना है कि विचार संप्रेषण मात्र चिकित्साविदों तक ही सीमित नहीं, कोई भी व्यक्ति कहीं भी इसका प्रयोग कर सकता है। क्योंकि विचार संचार ऑडियो स्पीकर में सभी प्रकार के विचार प्रवाह निरंतर गतिमान हैं, उनमें से अपने अनुकूल विचार तरंगों को आकर्षित किया और लाभान्वित हुआ जा सकता है, साथ ही दूसरों तक प्रवाहित भी किया जा सकता है। विश्व में प्रबल, स्वतंत्र, कल्याणकारी तथा प्रभावी विचारक बहुत थोड़े से हैं, अतः उनके द्वारा प्रवाहित आवृत्ति कम पड़ जाती है तो मात्र लड़खड़ाती, गिरती पड़ती चलती रहती है। फिर भी सांसारिक लोगों पर वह अपना न्यूनाधिक प्रभाव तो छोड़ती ही रहती है और आशा, उत्साह, करुणा, दया एवं सद्भावनात्मक जल की वर्षा करके सिंचाई करती रहती है। यदि उनके द्वारा यह वर्षा बंद हो गई तो सदैवता कभी भी सूख गई होती।